हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इकोनॉमिक्स का क्लास जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतनी फैक्चुअल डेटा है इसमें और इतना नोट्स है, सब क्वेश्चन इतने इस बार रिवाइज करवाए जा रहे हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन बिना किसी प्रॉब्लम के याद हो जाएंगे। क्योंकि कोई क्वेश्चन इतना बार पूछा जा रहा है कि उसके हर डायमेंशन से दिया गया है, तो उससे तो भाई उससे बाहर क्या ही आएगा। तो इसको पढ़िए ज़रूर। और नई चीज़ें हैं, 2023 के सारे अपडेटेड हैं, तो इसको पढ़िए और जो नई चीज़ समझ में आ रही है वो हमसे पूछिए। और टेस्ट भी करवाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। घटना चक्र के बहुत सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, इकोनॉमी और पॉलिटी आपका बाकी है और हिस्ट्री चल रही है। ये सब चल रहे हैं, जल्दी इकोनॉमी कल तक कंप्लीट हो जाएगी। और आप भी फिर एंजॉय करिए, रिवीजन करिए। और जनवरी रिवीजन करिए, फरवरी फिर जब वही एग्जाम है देते जाइए, लेकिन इसको पढ़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो विविध में आज हम करेंगे आगे का क्वेश्चन। ये तो 84 क्वेश्चन हो चुके थे, 85 नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए मानचित्र 1 2 3 4 5 से चिन्हाकृत नगरों को इन नगरों में अवस्थित संस्थाओं के नाम से सुमेलित कीजिए और संस्थाओं के नामों के नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये 5। तो कौन सा है? तो पहले ए वाला जो है पचवां है। तो पचवां जो है, पचवां क्या है? ए पचवां है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है। बी वाला जो है दूसरा है, ये जो है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फर्म है। और जो सी है वह वन वाला है, तो यह डेयरी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्था चौथा है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर दिया गया, देख लीजिए। 1923 बंगलुरु में स्थापित किया गया था डेयरी अनुसंधान संस्थान। और भेड़ बकरी हरियाणा के लिए है। और देख सकते हैं बाकी 1900 विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित निगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जेपी मॉर्गन चेज वित्तीय सेवाएं और रोज होल्डिंग एजी वित्तीय सेवाएं और डब्ल्यू एल रॉस प्राइवेट एंड कंपनी इक्विटी फॉर्म और बवारबर्ग पिंक्सन यह प्राइवेट इक्विटी फॉर्म। तो बी हो जाएगा शेयर होल्डिंग एजी वित्तीय सेवाएं। रोज होल्डिंग एजी वैश्विक स्वास्थ्य देखरेख की कंपनी है। शेष प्रश्न को सुमेलित है। अगला है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? तो स्थापित गई थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960 में 1860 में अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में जुलाई 1982 में की गई थी। तो 1982 तो है नहीं। अगले, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है? तो है नोएडा में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। और कोविड-19 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू में किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0 है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित है? जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना शुभारंभ किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विविध थीम आधारित पर्यटन परिपथों एवं तीर्थ स्थलों में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास करना। इस योजना के तहत थीम आधारित 15 परिपथों की पहचान की गई। ठीक है। और वे परिपथ है पूर्वोत्तर भारत परिपथ और बौद्ध परिपथ और हिमालयी परिपथ, तटीय परिपथ, कृष्ण परिपथ, मरुस्थल परिपथ और जनजातीय परिपथ और वन्य पक्षी परिपथ और ग्रामीण परिपथ और आध्यात्मिक रामायण परिपथ और द्विरासत परिपथ, इको परिपथ, सूफी परिपथ और तीर्थकार परिपथ। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। यह ईरान से भारत तक फैली है। कौन सा सही है? तो यह पहला दूसरा एक गैस पाइपलाइन योजना, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। और ये जो है नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में वाराणसी में ऊर्जा गैस पाइपलाइन योजना शिलान्यास किया गया। परियोजना पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड तथा असम राज्य के शहरों को स्वच्छ कुकिंग ईंधन की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से करने की सुविधा होगी। निम्नलिखित में से किस में आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेबल पाते हैं? तो छत पंखे में, विद्युत गीजर में, नालिका रोप प्रतिदीप्ति में, तो सभी के सभी में। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना का एक प्रायोजन है? तो विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय काया पलट और पुनरुद्धार का प्रबंध करना है। नेक्स्ट है, भारत में विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत मूलभूत न्यूनतम सेवा के रूप में समझा गया है। विद्युत में बिना किसी ऊपरी सीमा के 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने जो है 14 राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो दूसरा तीसरा सही है।
पहला गलत है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अंतर्गत 5 मूलभूत सेवाओं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, पोषक तथा पेयजल को रखा गया है। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डिजी लॉकर इंडिया प्रोग्राम, ये डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला डिजिटल लॉकर सिस्टम है। यह आपके ई दस्तावेज तथा आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। तो कौन सा सही है? तो इसमें दोनों के दोनों सही है। तो डिजी लॉकर या डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत लोगों के दस्तावेज, प्रमाण पत्रों का, निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल प्रमाण पत्र आदि के लिए डिजिटल लॉकर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें इन दस्तावेजों तक हमेशा पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत नागरिकों को आधार संख्या से संबंध वेब स्पेस उपलब्ध कराया जाता है, जिससे दस्तावेज, स्कैन कॉपी तथा संस्थान में स्वतः प्राप्त को रखा जा सके। यह कागज रहित शासन की स्थापना की दृष्टि पर महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो ई लाला। सेम फैक्स योजना लागू की गई है, तो ये RFC द्वारा। निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है? तो वह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नलिखित कंपनी में से एक ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया, वह है ITC। देश में आगमन पर वीजा योजना जनवरी 2010 में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ की गई थी। इसी सूची में इस वर्ष निम्नलिखित में से कौन से देश सम्मिलित नहीं था? तो फिलीपींस सम्मिलित नहीं था। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो वह है डाकघर के आधुनिकीकरण से। फिर नेक्स्ट है भाखड़ा। ठीक है, एरो परियोजना का संबंध किससे है? तो डाकघरों की नई पहचान बनाने से है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है? तो गुजरात में स्थापित है। नीचे दो कथन दिए। आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का यह अर्थ नहीं है कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो रहा है। समाजवादी विचारधारा विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास करती है। तो कौन सा सही है? तो इसमें ए सही है, आर गलत है। जैसे जैसे आर्थिक सार्वभौमवाद का विश्व में प्रचलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी कमजोरियां भी उजागर हो रही हैं। फलतः आर्थिक सार्वभौमवाद की विरोधी विचारधारा समाजवाद के पक्षघरों की संख्या भी पुनः बढ़ रही है। आर्थिक सार्वभौमवाद के पोषक मंच विश्व आर्थिक मंच की प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली बैठक के समानांतर विश्व सामाजिक मंच बैठक के आयोजन से उपरोक्त तथ्य प्रमाणित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो वह भ्रष्टाचार, मानव संसाधन है, सामाजिक संगठन, कृषि में विक्रय बजट है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक व्यवस्थापन नहीं है? तो कोयले की खानें आर्थिक व्यवस्थापन नहीं है। और बाकी विद्यालय, स्वच्छता, सड़कें, ये सब है। सुपर बाजार होता है एक फुटकर विक्रय संगठन। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था पर प्रबल समर्थन किया था? तो एडम स्मिथ, रिकॉर्डर, J.K. गैल ब्रेथ ने किया था। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। 1776 में प्रकाशित इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ ए वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक स्कॉटलैंड के विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। ये क्लासिकल अर्थशास्त्री की मूलभूत पुस्तक मानी जाती है। उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताया जिसे लियोन टीफ अवार्ड 2009 में सम्मानित किया गया। यह गत वर्षों में इस अवार्ड से J.K. गैलब्रेथ, अमर सेन आदि को सम्मानित किया गया है। तो यह बीना अग्रवाल। 2 मई 2009 को आर्थिक विकास संस्थान में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर बीना अग्रवाल को लियोन टीफ पुरस्कार सम्मानित किया गया। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? खान, बाद, मुद्रा पूर्ति को नहीं किया जाता, पशुधन को किया जाता है। निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। बंदी की द्विधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों से एक है। बंदी की द्विधा खेल या क्रीड़ा सिद्धांत के एक अंतर्गत समस्या के रूप में जाना जाता है। खेल सिद्धांत अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन जॉन वॉन न्यूमैन एवं ऑस्कर मॉर्गस्टन ने किया था। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन है? तो F.W. टेलर है। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज है। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो महात्मा गांधी ने किया। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये आधारित है न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत इस सामाजिक आर्थिक अवधारणा में यह विचार प्रस्तुत किया गया कि धनी व्यक्ति आम जनों के कल्याण हेतु न्यासों के मतलब ट्रस्टीज के रूप में कार्य करें।
अगला, निम्नलिखित में से किसे ट्रस्टीज की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है न्यासीता के सिद्धांत पर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची में है, ये भी सही है। 60वीं संविधान संशोधन द्वारा भारत में नागरिकों की मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो ये 61वां था। 61वें में 1988 में किया गया था। 1982 में मेघा पाटेकर ने शोध शोध श्वेतकारी, तो तीसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। और 1982 में मेधा पालकर ने श्वेत कार्य संगठन का गठन किया था। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। श्वेत कार्य संगठन का गठन शरद जोशी ने की थी। अगला है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह हमारे देश के प्रत्येक शहर के दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक के अभियान की एक पहल है। तो दो सही है। एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देन को पूरी तरह डिजिटल करना है, तो गलत है। तो ये जो हैकाथॉन 2017 का उद्घाटन किया, इस पहल पर उद्देश्य भारत के सभी प्रौद्योगिकी संस्थाओं तक पहुंच बनाना तथा देश के समक्ष विद्यमान जटिल समस्याओं के अभिनव समाधान हेतु छात्रों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करना था। तो अगला है, बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 पीबीपीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा? यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है, तो गलत है। बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगी, सही है। यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का बंद करता है, किंतु एक भी अपीली क्रियाविधि को बंद नहीं करता, तो दूसरा केवल सही है। तो बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 द्वारा 2016 में संशोधित हो चुका है। इसे बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम 2016 कहा जाता है। कथन एक इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई विधि का उल्लंघन करे या कहे कि मुझे इस विधि का ज्ञान नहीं था, तो यह क्षमा योग्य नहीं है, अतः कथन एक असत्य है। कथन दो असत्य है क्योंकि बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा प्रतिकर दिए जब्त कर सकती हैं। कथन तीन असत्य है क्योंकि यह उक्त अधिनियम में अपील का प्रावधान है। स्टेट डाटा सेंटर प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। तो वेब पोर्टल डेकनेट संबंधित है, तो यह ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। वेब पोर्टल डेकनेट ई एग्रीकल्चर संबंधित कृषि एवं सहकारिता विभाग की ई गवर्नेंस परियोजना, जिसे कृषि ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो स्वीडन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो गोल्डन हैग सेक्स स्कीम का ये संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से सही है। यह संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का वास्तविक स्वामित्व अंशधारियों के पास होता है, ये भी सही है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में औसत स्कूल अवधि संभाव्य स्कूल अवधि क्रमशः 4.4 और 10.3 थी, ये भी सही है। भारत की जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से है, तो गलत है। आयु भूकंप अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से नहीं बल्कि वृद्धों की जनसंख्या में बढ़ते अनुपात से है। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है। अगला है, यह दिया गया संयुक्त सूचकांक और बहुराष्ट्रीय निगमों का व्यवहार। 15 दिन की अवधि का कल्पित शेयर बाजार सूचकांक व्यवहार, जिसके अंतर्गत चुनी हुई कंपनियों के जिनमें बहुराष्ट्रीय निगम भी सम्मिलित है, बाजार मूल्यों पर आधारित औसत है। आलेख में दर्शाया गया कि उसी अवधि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवहार दूसरे आलेख में दर्शाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्थक निष्कर्ष है? तो 12वें दिन बाजार पुनरुत्थान के पक्ष में जो भी कारण रहा है, वह केवल गैर बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियों से प्रासंगिक प्रतीत होता है। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान क्या है? तो ये जो है, यह है एक जलवायु परिवर्तन पर सामना करने के लिए विश्व देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। नेक्स्ट है, विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत में निम्नलिखित में से किसने एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादन दायित्व आरंभ किया था? तो वह किया था ई अपशिष्ट प्रबंधन मतलब और निगरानी नियम 2011 ने। अगला है, अंतरराष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को अप्रत्यक्ष रूप से निम्न के साथ हम समान बताया जाए? तो है रणनीतिक चयन।
कथन है ए है, लीमैन ब्रदर्स यूएस की एक निवेशक कंपनी है ने सितंबर 2008 में दिवालियापन संरक्षण अध्याय 11 दायर की। कारण साइबर प्राइम लेंडिंग वित्तीय संकट के मुख्य कारणों में से एक थी। तो ये सही है, ये सही कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो है इस सब प्राइम संकट जिससे कि यूएस की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, अचानक तेल मूल्यों से वृद्धि के कारण हुआ, गलत है। इस संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई है, जिसके कारण यूएस के कुछ बैंक फेल हो गए। सब प्राइम संकटों में भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया। तो 2, 3, 4 सही है। वह देश जहां विश्व में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट सृजित होता है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध होता है? तो वह 4। अगला, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत के उत्पादन है केवल 1% है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल विद्युत उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो कौन सा होगा? महाराष्ट्र इतना होगा और गुजरात इतना है, तमिलनाडु सबका देख लीजिए। लगभग वर्तमान प्रति व्यक्ति वर्ष बिजली का उपयोग लगभग कितना है? तो वह 12,055 किलोवाट हो रहा है अभी के डाटा के अनुसार। अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है? तो वो 2012 तक घर में 1 यूनिट प्रतिदिन का बिजली उपभोग अधिनियम सुनिश्चित करना है। 2012 था, ठीक है। और पहले था, पहले का है न्यूज। तो केंद्रीय बजट 2006-7 के अनुसार अब तक का सरकार विद्युत उत्पादन का 15,000 मेगावाट बढ़ाने का ध्येय रखती है। तो ये है मार्च 2007 तक, तब का न्यूज है। दिसंबर 2011 में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में सकल उत्पादन क्षमता का नवीकरण ऊर्जा का अंश लगभग कितना था? तो 11% था। तो अभी क्या है? 30% है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान राष्ट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य नहीं है? तो प्रति इकाई विद्युत की कीमत को कम करना, ये नहीं। बाकी अगले 5 वर्षों में परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, 2012 में विद्युत शक्ति की मांग को पूरा करना, उपभोक्ता के हित की रक्षा करना। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार में कौन सी योजना प्रारंभ की? तो उदय योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम ऊर्जा ज्वारी शक्ति है, तो ये सही नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा जो है किसी भी मानव के निर्मित रूपांतरण या परिवर्तन से पहले प्राकृतिक संसाधनों में सन्निहित ऊर्जा है। तो प्राथमिक ऊर्जा संसाधन के उदाहरण कोयला, कच्चा तेल, धूप, हवा, बहती नदियां, वनस्पति, यूरेनियम शामिल है। तो पहला गलत है और बाकी सब सही है। अगला है, भारत क्षेत्रीय विषमताएं अत्यधिक हैं और हाल के वर्षों में बढ़ती रही हैं क्योंकि केवल चुने गए स्थलों में ही बार बार निरंतर निवेश किया जाता है। कुछ क्षेत्र कृषि जलवायु रूप से विकास किए जाने के काम में अनुकूल है, तो ये भी सही है। कुछ क्षेत्र कृषि भूमि संबंधी रूपांतरण की ओर बिल्कुल ही अभिमुख बने हुए हैं और इनके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक अवसरों के अभाव का सामना कर रहे हैं, तो ये भी सही है। कुछ क्षेत्र निरंतर राजनीतिक अस्थिरता का सामना करते रहे, तो ये गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है, सोडियम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो ये सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ती है। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। सोडियम चतुर्भुज देश के 4 बृहद नगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से संयोजित होते हैं। किस राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन बनाई जा रही है? तो गुजरात में। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? तो आगरा, दिल्ली और जयपुर है। विश्व द्वारा 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है चीन से। 1 मिनट। वर्ष 2022 में प्रारंभ कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो चीन रहा है। कमैया प्रणाली क्या है? तो नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, सही है। ब्रिटेन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही है, ये भी सही है। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, तो नहीं, गलत है ये। बाकी ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था, ये सही है। तो 1 मिनट। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, तो ठीक है, ये सही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वह 15। अथावान का क्या मतलब है? तो अथावान का भू राजस्व विभाग से मतलब है। भारत को कितने पिन क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो लगभग 8। अगला है, तो 9वां पिन आर्मी पोस्ट ऑफिस और फील्ड पोस्ट ऑफिस के लिए है। भारत में डाकघरों का
की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन 1997 में हुआ। तो ये जो है पहला सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो 31 मार्च 2003 को स्थित अनुसार भारत में डाकघरों की संख्या लगभग इतनी थी। तो देख लीजिएगा, कोषीय परिचालन में दक्षता एवं कार्यक्षमता के लिए कौन एशियन बैंकिंग अवार्ड 2001 प्रदान किया गया? किस तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा। निम्न में से अगला है नेक्स्ट। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत के सबसे बड़ा नैप्था क्रैकर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में किया गया। तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है? तो होता है 169 लीटर के बराबर। गैर घरेलू गैस सिलेंडर में भरी एलपीजी का ग्राम बाहर की ग्राम में होता है 19 मतलब 19 होता है। पीवीआर सिनेमा का पूरा सही नाम क्या है? तो प्रिया विलेज रोड शो है। तो वर्ष 1995 में प्रिया एग्जीबिटर प्राइवेट लिमिटेड और विलेज रोड शो लिमिटेड में मिलकर 1997 में साकेत ने प्रथम पीवीआर मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया। एक मार्क का संबंध है, एक मार्क का गुणवत्ता से संबंध है। एक मार्क है, एक गुणवत्ता गारंटी मोहर है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मोटर वाहनों के टायर और टिब्बों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो 20 का मानक चिन्ह अनिवार्य सही है। और एक मार्क खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किए एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र चिन्ह है, तो गलत है। तो ठीक है, नेक्स्ट है। तो एक मार्क क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय डीएमआई द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है। ए ISO 14001 है। तो यह है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस मध्य को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1998 के अंतर्गत सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है? तो लखनऊ का चिकन सिल्क, बनारसी साड़ी, दर्जियान, इलाहाबाद का सूखा अमरूद। तो भारत में 370 तो सभी के सभी हैं। बनारसी, दार्जिलिंग, इलाहाबाद का सूखा अमरूद सभी इसके अंतर्गत किया गया है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स इंडिकेट टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित निजामाबाद से। फिर है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। किस उत्पाद को इको मार्क के अंतर्गत दिया जाता है? तो वह जो पर्यावरण के मित्रवत हो। राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सततशील सम्मिलित विकास हो? तो पर्यटन को। अगला है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। वह देश जिसमें आउटसोर्सिंग के संबंध में एक बड़ा विवाद फूट पड़ा वह है यूएसए। अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि यह उपरोक्त सभी प्रदान करता है। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद नई इकाई किस नाम से जानी जाती है? तो एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। अगला है, ट्रांजैक्शन शुल्क जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया संबंधित है। यह हवाई यात्रा संबंधित है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड संबंध है तो टेलीकॉम कंपनियों के देयताओं के समायोजन से। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है। सही है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है, गलत है। वियतनाम द्वारा आर्थिक विकास से विश्वव्यापी व्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है, तो ये सही है। लंबे समय तक वियतनाम की निम्न श्रेणी पर लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है, तो ये सही है, सी। नेक्स्ट है कभी कभी समाचार में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामले में संदर्भ में आता है? तो ये आता है चीन के। यमुना एक्सप्रेसवे है तो यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। फिर अब नेक्स्ट है जनसांख्यिकी। तो आज हम करेंगे जनसांख्यिकी के बारे में। तो भारत जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर का, अशोधित मृत्यु दर का, प्रजनन क्या है, प्रव्रजन का या विवाह का? तो हो जाएगा ये अधोषित जन्म दर और मृत्यु दर को। तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकी संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शा देगा? तो उच्च जन्म दर पर का उच्च मृत्यु दर से, निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। तो वो हो जाएगा पहले उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, फिर हो जाएगा आपका उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से और निम्न मृत्यु दर का निम्न मृत्यु दर से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है
तो आर्थिक विकास से संबंध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न दर। तो आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित विशेष अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो सेम वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड है। तो इसमें हो जाएगा उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ है उच्च जन्म दर, और फिर होगा उसके बाद निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और फिर उसके बाद निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं, उसे जनांकीय संक्रमण कहते हैं। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो इससे जन्म दर और मृत्यु दर होती है। अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित तथा निश्चित दर पर बनी रहती है, अर्थात दोनों में ही परिवर्तन समान दर पर होता है, जिससे जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है। तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से। जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है। तो वो मृत्यु दर की कमी है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो है जन्म दर नियंत्रण। तो माल्थस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1798 में प्रकाशित लेख प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन में एक और जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु विवाह स्थगित को प्रमुख निवारण माना। हालांकि अपने प्रारंभिक लेख में माल्थस ने यह नहीं माना कि निवारक निरोध जैसे विवाह में देरी, नैतिक संयम आदि मानव की जनन दर को इतना घटा देगा कि सकारात्मक नियंत्रण निरंतर काम नहीं करेंगे। परंतु माल्थस ने अपनी पुस्तिका 1817 के संस्करण में विवाह में देरी करके, विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके तथा विवाह के पश्चात भी अधिकाधिक आत्मनियंत्रण रखकर अर्थात जन्म दर को कम करके निरोधक उपायों प्रिवेंटिव चेक्स द्वारा जन्म दर को किसी सीमा तक कम करने की संभावना को स्वीकार किया था। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में। डी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है जनसंख्या से। ये पीछे 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। तो वह रहन सहन का स्तर। भारत में जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व संबंधित है। तो ये संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में। तो भारत में जनसंख्या का घनत्व औद्योगिक क्षेत्रों के जैसे मुंबई, कोलकाता आदि जैसे महानगरों में संबंधित है। बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है। दंपतियों का अपनी इच्छा से न कराने के कुछ कारण है। लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु की ऊंची जार और समझदारी की कमी और गरीब परिवार में आर्थिक मजदूरियां। तो ये हो गए आप सभी के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो 1881 में। भारत में आधुनिक एवं व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना गैर समकालिक रूप से 1865 से 72 के मध्य देश के विभिन्न भागों में कराई गई थी। 1872 में संपन्न इन प्रयासों की भारत की पहली जनगणना माना जाता है। हालांकि भारत में पहली वैज्ञानिक रूप से समकालीन जनगणना 1881 में कराई गई। इसके पश्चात से प्रत्येक 10 वर्ष नियमित वैज्ञानिक जनगणना कराई जाती रही। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई। तो की गई 1881 में। भारत में प्रथम जनगणना आरंभ की गई थी तो 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई। तो 1872 में। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। भारत की जनगणना हर 10 साल पर की जाती सही है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो दूसरा गलत है, परिवर्तित तो होती रहती है। नेक्स्ट है देख सकते हैं यहाँ। फिर 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया। आवर फ्यूचर आवर कंट्री, या फिर आवर कंट्री आवर सेंसस, पीपल्स ऑफ द इंडिया आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। तो वह लगभग 15 वर्ष है। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंखों की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष निर्धारित है। 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह प्रमुख कौन थे। तो प्रणब मुखर्जी थे। भारत में कितने जिले हैं। तो
भारत में लगभग जिलों की संख्या 640 बताई जा रही है, जो कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार 766 है। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 पृथक चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 1991 और 21 को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मंद वृद्धि, और 1921 से 51 के बीच को क्या बोलते हैं? अस्थायी वृद्धि। और 51 से 81 के बीच में कौन सी वृद्धि हुई थी? 51 से 81 के बीच में द्रुतगामी वृद्धि, और 1981-2001 में कम होने के लिए निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि। तो ऑप्शन हो गया सी। तो 1991 में दशक में जनसंख्या दशकीय वृद्धि 5.75% थी, तथा 1911 और 21 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर -0.31 हो गई। और फलस्वरूप 1901 से 21 की अवधि में भारत की जनसंख्या कामोदेश मंद वृद्धि के साथ स्थिर रही, और 1921 से 51 की अवधि में 3 दशक की जनसंख्या में अस्थायी वृद्धि हुई, जो कि क्रमशः 11% और 14%, 13% की थी। अगला है, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही तो 2001 से 2011 के मध्य। ठीक है। निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किसमें जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश अंकित किया गया था? तो वह अंकित किया गया था 2001 से 11 के बीच। तो अगला है 1971 और 81 में कितनी थी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर? तो वो जो मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्या ये 24.66 था, और 81 से 91 में 23 था, और फिर 91 से 2001 में 21.54 था, और 2001 से 11 के बीच में 19.05 था। निम्न में से कौन सी 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो वह रही है 17.70%। 2010-11 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 11 के मध्य भारत की जनसंख्या वृद्धि हुई तो लगभग 17.7% हुई, और 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत कितना था? तो वो था 17.7%। ठीक है। भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? तो 1971 में। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव जनगणना वर्ष 1971 में देखने को मिला है। इस समय दशकीय वृद्धि दर जो है वो थी 24.80 थी, जबकि जनगणना 81 में यह 24.66% थी, और 91 में 23.87% थी, और 2001 में 21.54% थी। वर्ष 2011 की जनगणना में 17.7% थी। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही तो वह रही 1961 से 71 के बीच में। ठीक है। 171 के बीच में सबसे ज्यादा थी। तो निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी? तो 61 से 71 के बीच में। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? तो थी 1921 के। फिर 1921 के एकमात्र ऐसी जनगणना वर्ष रहा जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही, इसलिए 1921 को महान विभाजन वर्ष माना जाता है। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो वह है 1921। किस वर्ष को भारत के जननांकी विभाजक कहा जाता है? तो कहा जाता है 1921 को। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो 1921। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस में दशक की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है? तो 1921 में। 1951 से भारत में अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। भारत के जननांकी इतिहास में 1951 को जननांकी विभाजक कहा जाता है। तो ए सही है, आर गलत है इसमें। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर्ज की गई तो 1971 से 81 में। भारत में 2001 1971 से 81 में वृद्धि दर जो थी 2.22% थी, घातीय वृद्धि। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या पिछले दशक में घातीय वृद्धि कितनी थी? 2001 की बात करें तो 1.9% थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या घनत्व में 1951 जनगणना तथा 2001 जनगणना के बीच 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1951 की जनगणना 2001 की जनगणना के बीच दोगुनी हुई।
तो इसमें जो दोनों के दोनों गलत हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक औसत वृद्धि जनगणना 1951 में लगभग 1.25% थी, जबकि जनगणना 2001 में 1.97% थी और वर्ष 1951 में भारत में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर थी, जबकि 2001 में 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया। इस प्रकार प्रश्न के दोनों ही कथन असत्य हैं। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसके चीन से आगे जाने की संभावना है। विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय। भारत की लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे स्तर पर है। तो इसमें 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन 40% नहीं है। ये कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की 2003 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या के 6.3 अरब तथा 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो इसमें कहाँ दिया गया? तो ठीक है, आगे बढ़ते चलो, छोड़ो। यहाँ पे दिया है। तो भारत में लगभग 21.92% लोग गरीबी रेखा के नीचे, ना कि 40। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं है। तो भारत की जनसंख्या तो कितनी थी? यहाँ पर देख सकते हैं, 121 करोड़ के बराबर। अभी तो बढ़ चुका होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, हम दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भारत में विश्व का 2.4% भूभाग विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है। तो ये सही है। भारत में 1.6 भूभाग पर विश्व की 24% जनसंख्या निवास करती है, तो गलत है। प्रतिवर्ष विश्व की जनसंख्या वृद्धि भारत की भागीदारी 1.4 करोड़ और चीन की भागीदारी 1.8 करोड़ है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत की भागीदारी 1.8 करोड़ है व चीन की 1.4 करोड़ है। तो उसमें पहला चौथा सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है, तो ये गलत है क्योंकि 17.5 है। बाकी भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई है और जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 48.46%। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह में से एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। किससे है? तो वो किससे अधिक है? वो यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान से अधिक है। 2000 जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तथा विश्व के 5 देशों चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया तथा ब्राजील की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक थी। इस प्रकार जनसंख्या में अभिष्ट उत्तर सी है और जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जिसका विश्व की जनसंख्या में 5वां स्थान है तथा उसने जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया। वर्तमान में विश्व के मात्र 4 देश चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में उपयुक्त विकल्पों में से बी और सी दोनों है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है कहाँ पर? किससे? ब्राजील, इंडोनेशिया से भी अधिक है, तो ऑप्शन हो गया बी। निम्नलिखित इस समूह में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? तो वो कम है बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान की। और उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 56.3 था। आबादी का 690 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कानपुर है। तो इसमें जो है सी है 1, 2, 4 सही है। सीतापुर जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है। तो 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश का 76.3% है तथा इसकी जनसंख्या घनत्व 690 प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक आबादी इलाहाबाद की थी, ना कि कानपुर की। कथन 3 असत्य है। सीतापुर जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां की आबादी थी। उपरोक्त सही विकल्प सी होगा। अभी ठीक है, उत्तर प्रदेश की 77.67% 2011 के अनुसार और जनसंख्या 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में 28 राज्यों दिल्ली तथा पौंडीचेरी में उनमें सम्मिलित नहीं है में सिक्किम और क्षेत्रफल सबसे कम है और पौंडीचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्र में चंडीगढ़ की साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत के 28 राज्यों दिल्ली तथा पौंडीचेरी उनमें सम्मिलित नहीं है में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल तीसरा सही है। राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल सिक्किम का नहीं बल्कि गोवा का है। केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता सर्वाधिक दर चंडीगढ़ में है, ना कि लक्षद्वीप में है। तीसरा कथन सत्य है क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 2 सबसे बड़े राज्य हैं क्रमशः उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण कथन है, तो कथन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन हो गया सी। तो क्रोनोलॉजी की बात करें, पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है, तो लगभग 17%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो सिंपल सी बात है उत्तर प्रदेश। और जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो वह उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश की है। 2011 की अंतिम जनगणना अनुसार जनसंख्या को की दृष्टि रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो अवरोही क्रम में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बिहार, फिर हो जाएंगे महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हो गया, सॉरी, पहले उत्तर प्रदेश होगा, कहाँ मेरा ध्यान है, उत्तर प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन हो गया बी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके जनसंख्या आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या के अनुसार लगाई, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। और उत्तर प्रदेश में पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र की है। निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या की दृष्टि द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि तृतीय स्थान है, तो वह है महाराष्ट्र का। और फिर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है, तो तृतीय स्थान पर है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तीसरा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है, तो वो 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 8,29,98,509 है। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वो कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार है। निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा में से सबसे कम है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है, तो वह कर्नाटक का। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पंजाब पश्चिम बंगाल से बड़ा है और जनसंख्या 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ जनसंख्या से अधिक है। तो दोनों ही कथन सही है। देश के 4 राज्यों की जनसंख्या के अवरोही क्रम कौन से हैं, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। और है वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्य संघ क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम। और भारत की जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है, तो वह है सिक्किम की। 1991 से 2001 के दौर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई नागालैंड में। 1971 से 81 में 81-91 की भारत जनगणना के बारे में सत्य है, तो सत्य क्या है, भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसंख्या दर घटी है। भारत में 1991 2001 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई। वो दर्ज की गई कहाँ पे, तो वो दर्ज की गई थी नागालैंड में। अगला है 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई, तो वह नागालैंड में की गई। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई, तो नागालैंड में। तो अभी ये नए आंकड़ों को आप देखेंगे, पुराना क्वेश्चन है। 1991 से 2001 के अंदर जनसंख्या अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही, तो केरल में रही थी। अभी न्यूनतम जनसंख्या दर नागालैंड में दर्ज की गई है। तो अभी के आंकड़े देखिए, 1991 से 2000 के दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितने न्यूनतम राज्य किसमें रही, तो 10 की वृद्धि अभी के आंकड़ों के 2011 के नागालैंड में, फिर केरल में, फिर गोवा में, फिर आंध्र प्रदेश में तथा सिक्किम में रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि न्यूनतम रही है, तो नागालैंड है। और वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है।
और 1991 की जनगणना के अनुसार 1981 से 90 के दशक में न्यूनतम वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धि पाई गई, तो पाई गई केरल में। तो अभी नागालैंड की बात करेंगे। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड में। भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो वह नागालैंड। 2001 से 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या हुई? तो नागालैंड। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जनसंख्या में कमी आई? तो नागालैंड। 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही, तो अभी क्या मेघालय एवं नागालैंड में दर्ज की गई। 2011 की न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई, तो नागालैंड भाई, आंध्र प्रदेश तब था, अभी तो नागालैंड है ना। बिहार में क्या है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि, अच्छा वृद्धि, तो वह जनगणना 2011 के अनुसार ये आंध्र प्रदेश में हुई। वर्ष 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो बिहार में रही। ठीक है, तो अभी जो है 2011 की जनगणना के साथ जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर्ज रही है, 20.9%। भारत की तो अभी 20.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में। भारत के बड़े राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है, निम्नलिखित में से कौन सा है, किसका सर्वाधिक रूप से स्वीकृत कारण है? तो केरल में साक्षरता और लोक स्वास्थ्य के संवर्धन में भारी निवेश किया और सामाजिक नीतियों को उच्च प्राथमिकता दी है, इसलिए। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथन कारण है। उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, ये भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या है? तो स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों का नियंत्रण। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ होगा। फिर है ये इलाहाबाद में और मुरादाबाद और गाजियाबाद और लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है? तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, सही है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, ये भी सही है। नहीं, ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या नहीं पाई जाती है। और दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई, तो 1, 3, 4 सही है। तो यहाँ पर देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है नई दिल्ली के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 17 है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की केरल में जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है और केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है, तो इसमें दोनों सही है, लेकिन इससे कोई कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर मनन कीजिए। वर्ष 91 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से बढ़ी, तो ये जो सही है। 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया, और 2001 ये गलत है। और 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% संख्या निवास करती है, तो ये भी गलत है। और 1991 की जनगणना के अनुसार अनुत्पादित उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है, तो ये सही है, पहला चौथा सही है। भारत में जनसंख्या घनत्व है निरंतर बढ़ रहा है, और जनगणना 2001 के अनुसार भारत जनसंख्या का घनत्व वर्ग किलोमीटर कितना? वो 324 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 300 कितना है? तो वह 382 हो गया अभी। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो बिहार में था। और भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं? तो अधिकतम जो है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, और न्यूनतम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ठीक है। और भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का है। जनसंख्या में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें से पश्चिम बंगाल है।
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश है। 2011 एक की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम में से जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। और 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वह है निम्नलिखित में से तो उत्तर प्रदेश में। पहले किसका है? पहले पश्चिम बंगाल का है, पहले बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश आएगा। भारत के प्रमुख राज्यों की जनसंख्या घनत्व का सही क्रम में आरोही क्रम में लगाइए। तो अभी क्या आंकड़े देखिए, अभी बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश और जो भी है देख लीजिए। तो भारत की निम्नलिखित राज्यों में उनकी जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में लगाइए। तो बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जहाँ सबसे घना बसा है? तो बिहार है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कम है? तो छोड़िए, अब के बिहार पे ध्यान दीजिए। 1991 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा? बिहार। अरे घनी आबादी वाला 91 की बात हो रही, तो अभी 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार। 1991 की जनगणना के आधार पर, तो अभी आप नए आंकड़ों को देखिए, उस पुराने आंकड़े को कंफ्यूज मत होइए। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बीमारू मतलब बीमारू के अंदर 4 राज्य हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। बीमारू, बी से बिहार, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। तो ये बीमारू राज्य। तो भारत के निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व वाला 2011 की जनगणना का सही क्रम क्या है? तो वो सही क्रम है बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड। ठीक है। 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या घनत्व के आधार पर क्या सही क्रम है? तो वह है पश्चिम बंगाल, फिर क्या है? पश्चिम बंगाल, एक मिनट, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, फिर होगा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का। फिर है निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या के घनत्व के आरोही क्रम में लगाइए। तो हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर त्रिपुरा, फिर पंजाब। ऑप्शन ए। तो उड़ीसा का देखिए जनसंख्या 270 और आंध्र प्रदेश का 308, फिर 350 त्रिपुरा का, फिर पंजाब का 551। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम राज्य हैं। तो अभी आप 2011 के आंकड़े देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड है, और तथा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। निम्नलिखित में भारत के कौन सबसे अधिक घना आबाद राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में तीनों की अपेक्षा निरंतर जनसंख्या घनत्व पाया गया निम्नतम? तो मिजोरम होगा। तो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो है मिजोरम का। तो जनसंख्या मिजोरम का जनसंख्या घनत्व कितना है? 152 है, जो कि 100 से कम है। नागालैंड का 119 है, मणिपुर का 128 है और मेघालय का 100 से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, 46 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। निम्न से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2011 की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो है राजस्थान में। 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में 3 राज्यों की तुलना में जनसंख्या घनत्व निरंतर कम है? तो वह है सिक्किम में। ठीक है। फिर एक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में घनत्व संबंध में सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो वह गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा। तो गुजरात का 308 है, कर्नाटक का 319 है और असम का 398 है, हरियाणा का 573 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे विरल वसा राज्य सही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत अंकगणितीय जनसंख्या 325 प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार भारत का सबसे सघन बसा राज्य है। तो केंद्र शासित तो पहले में तो नहीं था, अभी हो गया है, तो ये सही होगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के दोगुने से अधिक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कथनों के नीचे दिए कोट से सही उत्तर का चुनाव करिए। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भारत का न्यूनतम
आबादी घन जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये भी सही है। 1981 से 91 के दौरान उत्तर प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि 25.36% रही। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई? तो वह है शिवहर में। तो शिवहर के देख लीजिए। फिर वैशाली सबकी। भारत में भारत प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष से ऊपर के उम्र की जनसंख्या से। भारत की जनसाक्षरता सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी 1991 से 2001 के बीच में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो वह है 74.04%। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत कितना था? तो वो 64.8% था। भारत में 91 से 2001 की जन साक्षरता दर की वृद्धि कितनी है? तो 12.6% है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। मतलब पूर्ण साक्षर प्रदेश का दावा किसने किया? तो वो किया केरल ने। और अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह है सरचीप मिजोरम का। और सरचीप मिजोरम में 97.91% है, और आइजॉल मिजोरम में जो है 97.89% है, माहे पुडुचेरी में 97.87% है, कोट्टायम केरल में 97.21% है। केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षरता जनपद कौन सा है? वर्धमान, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो बिहार में दर्ज की गई। और सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो मणिपुर में थी। और इनमें से और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी। इसके बाद का स्थान किसका है? तो मिजोरम का है। तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि केरल के बाद दूसरा निम्न राज्य कौन सा है? तो मिजोरम का है। फिर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जन साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? तो है मिजोरम। निम्नलिखित राज्यों में से 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत के दूसरे स्थान पर कौन है? तो मिजोरम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मिजोरम। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता दर स्तर है? तो वह मिजोरम में। निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से 2001 की जनगणना के अवसर पर साक्षरता दर के आधार पर किसे शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो मिजोरम को। निम्नलिखित राज्यों को 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता के अवरोही क्रम में लगाइए। तो आप नए रिपोर्ट को देखिए। तो साक्षरता दर केरल के बाद हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और मणिपुर में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनकी साक्षरता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वह केरल हो जाएगा, फिर मिजोरम होगा, फिर गोवा होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। तो अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर 4 सबसे अधिक साक्षर वाले राज्य कौन से? तो साक्षर वाले राज्य के आरोही क्रम होगा। तो झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड होगा। तो बिहार का 61.8% है, और अरुणाचल प्रदेश का 65.4% है। और जो है 66.61% जो है राजस्थान का है। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के निम्नलिखित राज्यों की सही आरोही क्रम क्या होगी? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिक थी? तो लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में 91.8%, दमन-दीव में 87.1%, अंडमान निकोबार में 86.6%, दिल्ली में 86.2%, चंडीगढ़ में 86% और पुडुचेरी में 85.8% और दादर नगर हवेली में 76.2%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता का प्रतिशत के अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में होगी त्रिपुरा में जो है 87, और जो है हिमाचल प्रदेश में 83 है, और सिक्किम में 82 है, और नागालैंड में 80 है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के 28 राज्य जिनमें दिल्ली और पुडुचेरी सम्मिलित नहीं है। केरल में पुरुष साक्षरता तथा महिला साक्षरता दरों में सबसे कम अंतर है, तो ये गलत है। जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर औसत साक्षरता दर से अधिक है, तो गलत है। तो यहाँ देख लीजिए। तो ये देखेंगे हम। ठीक है।
तो ठीक है। नेक्स्ट है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो वह है 16.68%। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता लगभग है तो लगभग 65% है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता दर के प्रतिशत न्यूनतम अंतर है? तो वह है मेघालय में। फिर है 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करिए। तो संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप में। राज्य के अंतर्गत पुरुष में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है। तो ये आंकड़े मत देखिए, आप पुराने आंकड़े पूछे हैं। अच्छा 2011 के, तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर दर ये लक्षद्वीप में महिला पुरुष दोनों की है, जबकि राज्यों के मामले में केरल महिला पुरुषों दोनों वर्ग में सर्वाधिक साक्षर है। तो 1 3 4 सही है और जबकि 2 गलत है। 172 नंबर क्वेश्चन है 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? तो वह जो है कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और राज्य में 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, वह क्रमशः कहाँ में है? तो केरल और राजस्थान में है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों की प्रतिशत साक्षरता दर किस राज्य में न्यूनतम है? तो वह है बिहार में। और बिहार में जो है महिला साक्षरता दर लगभग कितनी 71 और 51 है, मतलब पुरुषों की 71.2% है और महिलाओं की 51.5% है। 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दरों के विषय में निम्नलिखित राज्य के अवरोही क्रम में लगाए। तो अभी 2011 के आंकड़े देखिए आप, उसका मत देखिए। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरल में सबसे ज्यादा है, उसके बाद मिजोरम में है, फिर उसके बाद गोवा, फिर नागालैंड में है। तो निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर का 2001 में सर्वाधिक थी? तो वह थी मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अंतिम निम्नलिखित राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वह है बिहार में। फिर है जनगणना 2011 की अंतिम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो वह है राजस्थान में। और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो है राजस्थान की। तो राजस्थान में 52.66% थी, जबकि जो कि सबसे कम थी। अगला भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50% है। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री जन साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, वह है लक्षद्वीप में। अगला है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसी में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो उत्तराखंड में है। आंध्र प्रदेश में 67.0%, मध्य प्रदेश में 69.3%, उत्तराखंड में 78.8%, उत्तर प्रदेश में 67.7%। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है? तो है बिहार में। 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार। फिर है 2011 में किस देश की राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो है बिहार में। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत नीचे? तो अभी बिहार को लीजिए, इसको छोड़िए। और अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वह है दादर नगर हवेली में। चंडीगढ़ में 86% है और दादर नगर हवेली में 76.2 है, दमन दीव में 27.1 है और लक्षद्वीप में 91.8 है। 91 की तो इसको मत पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नगत केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर इस प्रकार है। 2011 के आंकड़े देखिए, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर एवं नगर हवेली। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर पाई जाती है? तो गोवा में। गोवा में जनगणना अनुसार दिए गए राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता गोवा राज्य में लगभग 79.67% थी, जबकि भारत की सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता केरल राज्य में की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में 93 है और उसके बाद गोवा की है। निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जबलपुर में है।
मध्य प्रदेश के। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग 79.63%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है 67.7% है। 2001 की जनगणना के साथ उत्तर प्रदेश तो क्या पूछा है? 2011 तो मान लीजिए इसको, अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों में प्रदेशों में क्या है? तो 21वां था पहले, अब जबकि जनगणना 2011 के अनुसार ये इसका क्रम है 29वां। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षर दर वाले 4 राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया में है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित 4 जिलों की औसत साक्षरता दर का सही क्रम क्या है? तो है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में वो जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वह है औरैया की। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो है रामपुर में। तो इसमें रामपुर में सबसे सबसे ज्यादा कम कहाँ पर 59.8 है, ये है बलिया में, देवरिया में फिर गोरखपुर में, फिर रामपुर में 44.4% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, सही सही है ये। और सर्वाधिक लिंगानुपात देवरिया में गलत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर की है। ये सही है। और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का मतलब सॉरी जिला जो है कानपुर है, तो गलत है। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला 43.7 है, श्रावस्ती का। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, लगभग 1024। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है ललितपुर, जबकि नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर गाजियाबाद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1901 की जनगणना में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया गया, गलत है, बाकी सब सही है। तो अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात क्या था? घटता बढ़ता रहता है। निम्नलिखित में से किस जनसंख्या दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो दर्ज की गई 1961 से 71 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1951 में जो है 1946 था, और 1971 में 930 था, 1991 में 927 था, 2011 में 925 नहीं, 2011 में 943 है। और निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? तो वह था 1951 में। तो 1921 में जो था 955 था, 1941 में 945 था, और 1951 में 946 था, और 1971 में 930 था। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं है कौन सा? तो उसे 1951 में 946 था, 1991 में जो था वो जो था 927 था, ना कि 938 था, तो बी गलत है। और 2001 में 933 था, सही है। 2011 में 943 है, तो ये गलत है। तो निम्नलिखित सारणी में भारत की तथा विश्व की प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या 2000 के अंत में दी गई है, इनमें से कौन सम्मिलित है? तो भारत का देखेंगे, विश्व का देखेंगे, तो ये 960 है, 897 भारत का है, विश्व का 960 है, 907 भारत का है, 870 जो है विश्व का है, 917 980, 927 990, तो ये 91 का है, ये गलत है। 927 भारत का 927 990 था, 1991 का आंसर, जबकि विश्व का लिंगानुपात 990 था, ये जो है ये सही है। तो अगला है 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो 1000 पे 933, ये 2001 के अनुसार है। 2011 के अनुसार 943 है। ठीक है। और जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? तो 1940, ये 11 के अनुसार है। तो 1943 है, तो नियर अबाउट यही है, तो इसको लगा दिया गया। भारत की 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्न से क्या है? तो वह है 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष में कितना है? तो 943 याद करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 943। और ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में सर्वाधिक यौन अनुपात
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्यों के क्षेत्र का अवरोही क्रम में कौन सा क्रम होगा? तो यह होगा केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का होगा। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का सर्वाधिक अनुपात है? तो है केरल में। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो है केरल में। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो वह केरल में। फिर है पिछली जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वह केरल में। निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में किस एक में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? तो है पुडुचेरी में। ठीक है। और 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में लिंगानुपात उच्चतम लिंगानुपात है? तो वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु 966 है, आंध्र प्रदेश में 993 है, उड़ीसा में 979 है, कर्नाटक में 973 है। निम्नलिखित में से कौन सा 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है 996 रखता है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात उच्चतम था? तो वह था वो 2001 की बात है। तो अभी 2011 में देखेंगे छत्तीसगढ़ का 991 है, जबकि आंध्र प्रदेश का 993 है और झारखंड का 949 है। तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश का है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात और राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? तो है झारखंड का। फिर है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं के लिए राज्यों की जनसंख्या में संख्या अधिक है। बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल, तो सभी में है। तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया? तो हरियाणा में न्यूनतम पाया गया। हरियाणा में 879 पाया गया और पंजाब में 895 और सिक्किम में 890 और उत्तर प्रदेश में 912। निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? तो वह है हरियाणा में। हरियाणा में 879 है। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। 2011 के अंतिम कौन सा लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। इसमें भी हरियाणा होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन। फिर है निम्नलिखित राज्यों में से आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात सबसे कम किसका है? तो हरियाणा। फिर है निम्न में से 4 राज्यों का उल्लेख है जिनमें से किनमें 2001 की जनगणना का अनुसार निम्नतम लिंगानुपात है? तो वह है गुजरात में। तो गुजरात का देखिए, तो ये 2001 का पूछा है। अभी नेक्स्ट देखिएगा, सबसे ज्यादा जो है ये छत्तीसगढ़ का है, फिर सॉरी तमिलनाडु का, फिर छत्तीसगढ़ का, फिर देखते जाइए। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्रों में किसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? तो दमन दीव में। ये बार 2 बार क्वेश्चन 2011 में पूछा है। भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सा है? वो दमन एवं दीव है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो दमन और दीव में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है? तो दमन दीव में है। भारत में 1991 से 2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक ह्रास हुआ था, वह हुआ था दमन और दीव में। और फिर है वर्ष 1991 से 2001 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई, वो दर्ज की गई अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी 2000 और अभी तो केरल की है। 1991 से 2001 के दौरान किस राज्य में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है? तो वह हुई थी उत्तराखंड में। फिर 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वृद्धि हुई, तो वह हुई 1000 पुरुषों में 10 महिलाओं से। फिर है 2011 के अंतिम के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? तो वह है 912 और 1000। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया, तो वह किया गया गोपालगंज में। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस एक के निम्न कथनों पर राजस्थान में, एक मिनट, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च है? तो हो गया। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है? तो इसमें जो सही है 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये सही है। 2011 में राजस्थान सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, तो ये भी सही है। और 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है।
2011 में राजस्थान सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 कम था, तो ये गलत है। तो चौथा छोड़कर बाकी सब सही है, ऑप्शन हो गया डी। फिर है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? माहे पुडुचेरी का। तो माहे पुडुचेरी जो है इसका लिंगानुपात जो है 1176 था। अंतिम आंकड़ों के अनुसार माहे की सर्वाधिक लिंगानुपात 1184 वाला जिला है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला दमन है। फिर है भारत में निम्न लिंगानुपात में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी? उच्च मृत्यु मातृ मृत्यु दर, तो सही है। उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों की जन्म, तो ये है ऑप्शन डी। सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से निरंतर क्या हुआ? निरंतर घट रहा है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का यौन अनुपात कितना है? तो यौन अनुपात उनका है 914। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बाल लिंग अनुपात और उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 890 है बाल लिंग अनुपात और मध्य प्रदेश में 912 है। तो 912 जो मध्य प्रदेश का इसमें जो कौन सा सुमेलित है? तो मध्य प्रदेश वाला सुमेलित है, बाकी नहीं सुमेलित है। तो उत्तर प्रदेश का 899 था मतलब है, और मध्य प्रदेश का 912 है, राजस्थान का 883, बिहार का 993 होगा। तो क्या है? बाल लिंग अनुपात। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का याद रखिए अगर आप 899, मध्य प्रदेश का 912, राजस्थान का 833। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह हरियाणा में है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वह छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 969 है, उत्तर प्रदेश में 902 है शिशु लिंगानुपात, और पंजाब में 846 है, और हरियाणा में 834 है। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके बालकों के लिंग अनुपात के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, फिर पंजाब, फिर हरियाणा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मिजोरम का 971 है, मेघालय का 970 है, पंजाब का जो है 846 और हरियाणा का 830 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो 935 है। और निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर चुनाव करिए। तो भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 है, ये 2001 में से 11 में घटा है। हरियाणा का लिंगानुपात 2001 से 11 में बढ़ा है। तो इसमें से, और भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात से अधिक है। तो इसमें जो सही है वो 1, 2, 3 तीनों सही है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है पंजाब में। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ 13,57,608, पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ कुछ है। तो इस तरह से भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रदेश कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या शून्य है, मतलब कोई नहीं है? तो नागालैंड में शून्य है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति तो ज्यादा है। फिर अधोलिखित में से विचार कीजिए, कथन कारण है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति संख्या बहुत कम है, और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। तो कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पंजाब के संबंध में कौन सा सही है? तो कथनों में कोट का सही उत्तर चुनाव करिए। यह भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य है, इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का अनुपात सर्वाधिक है, इनमें जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया। तो गलत है, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन हो गया ए। भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 8.20%। और है दिए गए चित्र में देख लीजिए 1, 2, 3, 4, इसमें तो देखिए ये रहे 1, 2, 3, 4। तो इसमें है दिखाया गया है राज्य में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत का आरोही क्रम लगाइए। तो सबसे कम जो है वो हो जाएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और उड़ीसा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो वह है मिजोरम की। फिर है
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक थी? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित राज्यों में से वो कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी के लोग कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो पंजाब। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित क्रम का अवरोही क्रम लगाइए। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। फिर हम करेंगे ये, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।